चलिए तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर की। लाइव क्लास में कोई एक बार मुझे बता दे कि आपको वॉइस क्लियर है। जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो कहानी है, सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर बाकी चीजों पर हम बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर या स्थापना किसने की। तो दो भाई थे, एक था हरिहर और एक था बुक्का। ठीक है। तो एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का फाउंडर या संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का जो है इसके संस्थापक हैं। और फिर एक बार ईयर पूछ लिया गया, तो 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1336 में। अब इसको, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में कौन रूल करता था। तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ये शासन करते थे। कौन शासन करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय, देखिए ऐसे समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे इंटेलिजेंट रूलर थे, लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह इनके समय हुए और सबसे ज्यादा क्षेत्रीय राज्यों का गठन भी इनके समय होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने की थी। ठीक है। एक अभियान के दौरान हरिहर और बुक्का को इन्होंने गिरफ्तार भी करवा लिया था और दिल्ली लेके गए थे, क्योंकि इन्होंने, हरिहर बुक्का ने इनके एक विद्रोही को शरण दे दी थी और उसके बदले में, गुस्से में, इन्होंने क्या किया कि इनको बंदी बना लिया, दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाके इन्हें इस्लाम धर्म, ठीक है, तो इस्लाम में अधिकृत किया कि भाई आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, और इन्होंने किया दोनों ने। फिर वापस इन्हें यहाँ भेजा। जब वापस भेजा तो हरिहर और बुक्का, इनके गुरु थे विद्यारण्य। कौन थे बेटा? विद्यारण्य। तो विद्यारण्य से शिक्षा लेकर या उनके प्रभाव में आकर इन्होंने, हरिहर बुक्का ने दोबारा कौन सा, तो हिंदुइज्म या हिंदू धर्म को अपनाया था। ये एक कहानी है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इनमें से जो आपके काम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बेसिकली सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन्होंने की थी। 1336 में की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था दिल्ली पर, और इनके गुरु विद्यारण्य थे, जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने इस्लाम छोड़कर फिर से हिंदुइज्म में वापस आ गए थे। इतनी बातें क्लियर होंगी सभी को। अब आपको समझना है कि विजयनगर एम्पायर या साम्राज्य जो है, इसके अंतर्गत चार वंश या 4 डायनेस्टीज को हम शामिल करते हैं। कितनी डायनेस्टी को? 4। कोई बता सकता है इनके नाम? बताइए अगर किसी को पता हो। संगम, वेरी गुड। शालुब, तुलुब, ठीक है। ठीक, कहीं कहीं अरबिडू लिखा होता है, कहीं आरबिडू लिखा होता है, वो इंग्लिश के कारण ऐसा है। तो संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू, ये चार वंश हैं जो ओवरऑल आपके किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जा सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा वंश नहीं था। तो एक संगम डायनेस्टी थी, एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसका एक ओवरव्यू समझ लीजिए। संगम डायनेस्टी, एक थी सालुब डायनेस्टी, एक थी तुलुब और एक थी अरबिडू डायनेस्टी। अब अगर आपसे पूछे कि विजयनगर का पहला वंश
स्वाभाविक रूप से संगम वंश होगा। और विजयनगर का लास्ट कौन सा होगा, चौथा या अंतिम? तो अरबिडू जो है ये आपका चौथा या अंतिम वंश के रूप में होगा। तो लास्ट डायनेस्टी के रूप में हम क्या देखते हैं, तो फोर्थ जो है वो अरबिडू है और पहली जो डायनेस्टी है वो संगम है। ठीक है। फिर आपने एक और बात सुनी होगी, अगर आप लोगों ने थोड़ा नाटक या कुछ देखा हो, तो कृष्णदेव राय, सुना है आपने इनके बारे में? कितने लोगों ने कृष्णदेव राय के बारे में सुना है? वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्णदेव राय, अब ऐसे नहीं तो आपको पता हो तो एक नाटक आता है तेनाली रामा, ये सुना होगा आप लोगों ने। किस पर आता है ये नाटक? ठीक, बिल्कुल सही आंसर है कि ये सब टीवी पर ये आता है आपका तेनाली रामा। तो तेनाली रामा जो है वो किसके दरबार से संबंधित है? पंडित तेनाली रामा, विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित हैं। और कृष्णदेव राय, आपको समझना होगा कि कृष्णदेव राय जो हैं ये दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में एक हुआ करते थे। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये मोस्ट पावरफुल रूलर होते थे। इवन बाबरनामा में बाबर ने ये कहा है कि मेरे समय का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है। तो कृष्णदेव राय, एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि इनके दरबार में कौन रहते थे, तो अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। तो अब समझिए अष्ट दिग्गज का मतलब क्या है। अब यहां से चार क्वेश्चन हैं जो पैरेलली आपको समझने होंगे। एक है नवरत्न। ठीक है, नवरत्न का मतलब है 9 ज्वेल्स। तो 9 ज्वेल्स किसके दरबार में थे? एक थे अकबर और एक थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। किन किन के दरबार से संबंधित है 9 ज्वेल्स या नवरत्न? तो एक अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स हुआ करते थे, एक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से जैसे अष्ट दिग्गज होते हैं ऐसे ही होते हैं एक अष्ट प्रधान। कौन होते हैं बेटा? अष्ट प्रधान। तो ये जो अष्ट प्रधान थे ये शिवाजी महाराज के दरबार से संबंधित थे। किसके? शिवाजी। तो अष्ट प्रधान पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा गया है कि अष्ट प्रधान व्यवस्था किससे संबंधित है? मराठों से है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज हैं। तो इनके जो 8 मेन जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे इन्हें हम अष्ट प्रधान कहा करते थे। ठीक है। जबकि अष्ट दिग्गज कौन है? तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज? तो तेलुगु लैंग्वेज जो होती थी, तेलुगु भाषा के जो 8 विद्वान होते थे, 8 इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, तो किसके? तेलुगु भाषा के 8 जो महत्वपूर्ण विद्वान होते थे वो अष्टदिग्गज कहलाते थे। और ये किनके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। तो आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि कृष्णदेव राय एक तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अब यहाँ से एक और चीज जो कंफ्यूज करती है कई बार लोगों को कि ये जो कृष्णदेव राय हैं इनमें से किस वंश से संबंधित होंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत आराम से गलत हो जाएगा ये एग्जाम में अगर आपको ध्यान नहीं दिया तो। संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू। ठीक है। तो ये किससे हैं आपके? तुलुब डायनास्टी जो है इससे संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय देखो कैसे कनेक्ट करोगे, समझना। पहला संगम है, दूसरा सालुब है, तीसरा देखिए चूंकि साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता इसलिए नहीं होती है कि आपने इसे नॉर्मली अपने एग्जाम के दौरान कभी नहीं पढ़ा होता है, ना तो 9th-10th में आपने ध्यान से पढ़ा होता है। 11th-12th में जिनकी हिस्ट्री हो उन लोगों ने पढ़ा हो तो एक अलग बात है, और ग्रेजुएशन में तो कुछ पढ़ते ही नहीं है बच्चे। तो ये जो संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नाम से फेमिलियर होना है। तो पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी,
दूसरी सालुब डायनेस्टी, तीसरी देखो तुलुब ता, तीसरी तो तुलुब डायनेस्टी तीसरी है, और चौथी कौन सी है, अरबिडू है। और तुलुब में देखो 3 ही अक्षर है, और कृष्ण में भी 3। अब पूरा नहीं करना, नहीं तो बोलो कृष्णदेव राय, कनेक्ट कराने के लिए बोल रहा हूं। तो कृष्ण में 3, तुलुब में 3, तो कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी के हैं, तुलुब वंश से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है। फिर कृष्णदेव राय की 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक इन्होंने नागलपुरा, क्या, तो नागलपुरा जो था ये बसाया, नामक नगर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागलपुरा नामक नगर किसने बसाया, कृष्णदेव राय ने बसाया था। ये मैं अभी वो बात कर रहा हूँ जो सीधे एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिर डिटेल। ठीक है, तो नागलपुरा नामक शहर के संस्थापक थे, और इन्होंने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, कौन सा मंदिर बेटा, तो हजारा मंदिर को हजारा राम मंदिर भी कहते हैं। आई थिंक 2019 के पेपर का क्वेश्चन था ये। तो विजय हजारा मंदिर या हजारा राम मंदिर, तो हजारा राम टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, ये भी किसने बनवाए, कृष्णदेव राय ने बनवाए। नागलपुरा नगर या शहर की स्थापना इन्होंने करवाई। कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित अष्टदिग्गज हुआ करते थे। तो 8 इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, और इनमें एक महत्वपूर्ण कौन थे, जैसे एक तेनालीरामा और एक पेद्दन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी मैं अलग से आपको अष्टदिग्गज इनके पढ़ाऊंगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और कृष्णदेव राय जो थे ये किस डायनेस्टी से थे, तो तुलुब वंश से संबंधित थे। ओवरऑल ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और इनका जो टेन्योर है वो 1509 से 29 के बीच का था, 1509 से 29 के बीच का। और इनके बाद ही अगर हम देखें तो विजयनगर का एक तरीके से डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो छोटे थे। ठीक है, तो इनके बच्चे शासक बन नहीं पाए, अच्युत देव राय बन गए। फिर राम राय आ गया, और राम राय ने क्या किया कि 5 मुस्लिम जो वंश थे उनमें फूट डालकर ये डिप्लोमेसी किया करता था। अब वो कुछ समय बाद समझ गए कि ये हमें फूट डलवाता है, तो वो पांचों के पांचों जो मुस्लिम राज्य थे जिन्हें हम बहमनी राज्य कहते हैं, वो आगे चल के मिल जाएंगे और अपना एक ग्रुप बनाएंगे और विजयनगर पर आक्रमण करेंगे। और राक्षस तांगड़ी, कौन सा, राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी, बोलो, राक्षस तांगड़ी बन्नी हट्टी, ठीक है, के युद्ध में ये विजयनगर को हरा देंगे, राम राय की हत्या कर देंगे, और पूरी राजधानी जो हम्पी है इनकी उसको नष्ट कर देंगे। और इसके बाद धीरे धीरे विजयनगर का डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नाम मात्र के लिए थोड़े से अरबिडू वंश आएगा कुछ समय के लिए, ये उतने शक्तिशाली नहीं थे, और फाइनली इनके समय में लास्ट में जाके इस वंश रंग तृतीय जो इस वंश के अंतिम शासक थे उनके समय में ये वंश पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इनमें और क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, तो एक जैसे बन सकता है संगम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो सीधी बात है, जब पहला वंश कौन सा है विजयनगर का, संगम वंश, और इसकी स्थापना की किसने, हरिहर बुक्का ने, तो ये हरिहर बुक्का हो जाते। देखो क्वेश्चन घुमाते हैं बस, फिर पूछ लें कि भाई शालुब वंश का संस्थापक कौन है, फिर पूछे तुलुब वंश का कौन है, और पूछे अरबिडू वंश का कौन है। तो यहाँ पर 2 जो चीजें आपको याद रखनी है, पहले आप बस देखो फोकस करो जो एग्जाम के काम का है, क्योंकि क्या होता है ना, इतिहास बहुत है, मतलब आप जितना पढ़ोगे आपको मजा तो बहुत आता है इतिहास में, लेकिन बहुत ज्यादा है इतिहास। तो आपको इस चीज में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ, एक फाउंडर यानी कि संस्थापक, और दूसरा क्या, लास्ट रूलर या अंतिम शासक। ठीक है, तो जो हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बाकायदा फाउंडर और अंतिम शासक से ही शुरू करेंगे और उसको अच्छे से बताएंगे।
तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था। क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो इन्होंने सेम पैटर्न पर दिल्ली सल्तनत में भी क्वेश्चन पूछे हैं कि दिल्ली सल्तनत में जैसे यहाँ विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं और दिल्ली सल्तनत में आपके पता है किसी को कितने वंश हैं? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। ठीक है, तो वहां भी पूछ लेते हैं कि इसका फाउंडर कौन है। जैसे पहला वंश गुलाम वंश है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन चूंकि पूछे गए हैं तो इस पर भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके क्वेश्चंस इस तरीके से अलग अलग पूछे भी हैं कुछ कुछ एग्जाम्स ने। लेकिन मान लो क्रोनोलॉजी, अच्छा एक और चीज याद रखना है कि यही है इनका कालानुक्रम। क्रोनोलॉजी पहले संगम, फिर सालोब, फिर तुलुब, फिर अरबिडू। ठीक है, संगम, सालोब, तुलुब, अरबिडू। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। अष्टप्रधान किसके दरबार में? शिवाजी महाराज के दरबार में। नवरत्न किन किन के दरबार में? 9 ज्वेल्स अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, नागलपुरा की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे जैसे तेनालीरामा और पेद्दन। इसके अलावा विजय हजारा मंदिर या हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने की थी। अच्छा आपसे पूछें कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वर्तमान में कहाँ स्थित है ये? तो हम्पी। हम्पी जो है ये यही है विजयनगर साम्राज्य। इसकी जो राजधानी है वर्तमान में हम्पी कर्नाटक का जो है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। इनके गुरु विद्यारण्य थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की ये घटना है। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? लाइव में किसी का कोई क्वेश्चन हो इतने में से तो पहले पूछिए। जल्दी पूछिए बेटा। अब एक एक करके हम इनकी डिटेल पर आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको मिल जाएगा प्रिंट के फॉर्म में, पीडीएफ में। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस समझने पे पूरा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 4 वंश हैं। 4 वंश कौन कौन से हैं? संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू। ठीक है, तो संगम वंश जो है विजयनगर साम्राज्य का, ये 1336, क्योंकि तभी स्थापना हुई थी अभी बताया, 1336 से लेके 1485 तक है। अगर आपसे पूछे कि चारों वंश में सबसे ज्यादा समय किसका है, तो स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए पहला जो है वो सबसे ज्यादा समय तक का है। ठीक है, कौन सा? संगम। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? तो हरिहर और बुक्का हैं, और इस वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, तो लास्ट रूलर कौन है? इसीलिए चार्ट ऐसा बनाया कि आपको उसी में क्लियर हो जाए, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ना पड़े। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पहला वंश संगम वंश से स्थापित किया और इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड था। 1336 से लेके 1485 तक इनका टेन्योर है। फिर दूसरा वंश है आपका शालुब, और शालुब वंश जो है इसका टेन्योर 1485 से 1505, बहुत कम है। आप देखिए मात्र कितने साल का है? मात्र 20 साल का टेन्योर है इनका। यानी आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे कम समय तक किसने रूल किया? सालुब वंश ने। सालुब में सालुब नरसिंह हैं। कौन है? इसके संस्थापक जो हैं वो सालुब नरसिंह हैं, और सालुब नरसिंह ने इन्हें हटाया, हत्या की और बन गए राजा। ठीक है, तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। फिर दूसरा वंश है सालुब वंश। सालुब वंश के कौन है? शालुब नरसिंह, इन्हीं के नाम पर है सालुब वंश। तो सालुब नरसिंह ने इस वंश की स्थापना की, और इस वंश का अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह है। कौन सा है? इम्माडी नरसिंह है। ठीक है, फिर तीसरा वंश देखो, मैंने कहा था ता से तीसरा, तो थर्ड डायनेस्टी तुलुब डायनेस्टी। इससे कौन संबंधित थे? कृष्णदेव राय। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। किसने की?
वीर नरसिंह ने, यानी इन्हें इम्माड़ी नरसिंह को ये निपटाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, तुलुप वंश की स्थापना करेंगे। 1505 से लेके 1570 1570 तक आपका तीसरा वंश चलेगा, तुलुप वंश। और इसी के कौन है, कृष्णदेव राय। और इस वंश में अंतिम शासक कौन है, तो सदाशिव राय। अब देखो होता क्या, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय, और अच्युत राय के बाद में सदाशिव राय। ठीक है, इन्हीं सदाशिव राय का जो मंत्री था राम राय, वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में थी और इसने बहुत खुड़पेच कर रखी थी, बहुत डिप्लोमेसी की थी। तो इसी के विरुद्ध जो 5 मुस्लिम राज्य हैं वो एक हो जाएंगे बहमनी के और उसके ऊपर हमला कर देंगे। हालांकि 4 ने ही हमला किया था, 5 ने नहीं किया था। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग नहीं लिया था, बताओ किसी को अगर पता हो, कौन सा युद्ध बताया था हमने अभी, बन्नी हट्टी, राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा, याद आ गया थोड़ी देर में, तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी का युद्ध। चलो ईयर बताओ कोई, किसी को पता हो तो। वेरी गुड, 1565 में जो युद्ध हुआ था वो था राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी, तालीकोटा, जिस युद्ध में 5 जो मुस्लिम राज्य थे जिन्होंने भाग लेने के लिए ग्रुप बनाया था, उनमें से सिर्फ 4 ही मुस्लिम राज्यों ने भाग लिया था। तो कौन सा मुस्लिम राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, कोशिश करिए अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ गए चौथे वंश पे, तो कौन सा है, अरबिडू वंश। 1570 से 1652 तक ये रहेगा। ठीक है, तिरुमल जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी किनको, ठीक है, सदाशिव राय के बाद में वो तो उन्हें मुस्लिमों ने ही निपटा दिया, तो तिरुमल आए। और तिरुमल के बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो रंग तृतीय था। ठीक है, चलो आप लोगों से पूछते हैं जरा, पहले तो चारों वंश के नाम बताइए, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। संगम, शालुब, तुलुब, अरबिडू, चारों के फाउंडर बताइए। संगम हरिहर बुक्का, शालुब, शालुब नरसिंह, तुलुब वीर नरसिंह, और अरबिडू तिरुमल। ठीक है, तो चारों के फाउंडर कौन कौन से हो गए, संगम, जल्दी, हरिहर बुक्का, सालुब, नरसिंह सालुब, तुलुब, वीर नरसिंह, हाँ पक्का, और चौथा तिरुमल, कौन से वंश के, अरबिडू। ठीक है, अरे इसलिए रिपीट कर रहे हैं, उसका कारण क्या होता है ना, ये नाम थोड़े आपके लिए उतने कंफर्टेबल नाम नहीं। जैसे आपको मैं बोलूं अकबर, तो आप अकबर थोड़ी भूलोगे या सुना नहीं है अकबर, लेकिन मैं बोलूं तिरुमल तो आपने तिरुमल नहीं सुना है, समझ रहे हैं ना। अब अंतिम अंतिम शासक बताओ, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड, विरूपाक्ष सेकंड। फिर सालुब वंश का अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय। और अरबिडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। ठीक है, ये हो गया। चलो टेन्योर बताते हैं। संगम वंश 1336 से 1485 तक। शालुब वंश 1485 से 1505 तक। फिर तीसरा बोलो पहले, तुलुब वंश, ऐसे बोलो, तुलुब डायनेस्टी कब से कब तक, अच्छे से, 1505 से 1570 तक। और उसके बाद अरबिडू वंश 1570 से 1652 तक। तो ऐसा कहा जाता है कि इन चारों वंशों ने लगभग 300 साल तक यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, लगभग 300 साल, आप एग्जैक्ट उस पर नहीं जाना, नहीं तो आप बोलोगे कि 1336 से होना चाहिए कितना, 1636। ठीक है, तो वो सब दिमाग नहीं, अगर कभी पूछ लें कि कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग 300 सालों तक शासन इनका माना जाता है। चारों वंश क्लियर। अब देखो यहां से समझो, जब हम पहले वंश की बात करते हैं तो उसमें आप देखिए कि हरिहर और बुक्का है, इसी वंश में बस ज्यादा शासक हैं, बाकी वंशों में बहुत कम शासक हैं। और आपके एग्जाम के काम का जो सबसे ज्यादा है वो है तुलुब वंश के कौन,
कृष्णदेव राय, मतलब जिनसे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे गए हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो देखिए विजयनगर की जो राजधानियां थी वो बदलती रहीं, जैसे एनागोंडी, विजयनगर, हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। क्या क्या हो गई, बताओ जल्दी से, बोलो। एनागोंडी, विजयनगर, हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, फिर विजयनगर का वर्तमान नाम यही है, हम्पी या हस्तिनावती। हस्तिनापुर मत कर देना जो उसमें आके, नहीं तो महाभारत पीरियड में पहुंच जाएंगे आप। तो हस्तिनावती। ठीक है, अब आते हैं हम पहले वंश पर जिसमें थोड़े ज्यादा शासक हैं, उस पर बात करते हैं। तो संगम वंश। अब देखो हरिहर है और बुक्का है, तो एक बार पहले हरिहर करेंगे शासन, फिर छोटा भाई बोलेगा हम भी करेंगे साहब, ऐसे थोड़ी आप ही अकेले करो। तो पहला शासक कौन है, हरिहर फर्स्ट, 1336। इनका टेन्योर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, वो तो मैंने क्रोनोलॉजी बनाने के लिए सबके टेन्योर्स डाल दिए हैं। बाकी हर किसी के टेन्योर आपको याद नहीं करना है, आपको टेन्योर किसका याद करना है, बस एक 1336 में इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर की, जो आपके काम का है, और एक आपके कृष्णदेव राय जब आएंगे उनका टेन्योर। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट 1336 से 56 तक आए, फिर आए हरिहर के बाद बुक्का फर्स्ट, तो 56 से 77 तक आए, और 1377 से 1405 तक हरिहर फर्स्ट थे तो सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, फिर हरिहर से, अब ऐसे नहीं जो उसमें बुक्का सेकंड बना दो यहाँ। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, फिर हरिहर सेकंड, बस हरिहर सेकंड के बाद में 1377 से लेके 1405 तक, और 1406 से 22 तक कौन आए, देवराय फर्स्ट। ठीक है, देवराय की फर्स्ट की मृत्यु के बाद वीर विजय और रामचंद्र ये थोड़े से समय के लिए बने थे 1422 में, लेकिन इनका कोई खास कार्यकाल नहीं है, योगदान नहीं है, तो इनको छोड़ो। फिर इसके बाद देवराय फर्स्ट के बाद कौन, तो इनका बेटा देवराय सेकंड, तो यहाँ देवराय सेकंड आ गया। ठीक है, तो क्या है, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, हरिहर सेकंड के बाद देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट के बाद ये कौन कौन से शासक है, विजय और रामचंद्र, कोई काम से नहीं है आपके। फिर देवराय फर्स्ट के बाद देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के बाद में मल्लिकार्जुन, कौन, मल्लिकार्जुन बने। ये एक बार ये पूछा गया था कि प्रोण देवराय, तो प्रोण मतलब समझते बुजुर्ग, तो प्रोण देवराय के रूप में कौन जाने जाते थे, तो प्रोण देवराय जो थे वो मल्लिकार्जुन थे। कौन थे, मल्लिकार्जुन। फिर इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन, तो विरूपाक्ष द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम शासक होगा, और संगम वंश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो संगम वंश में कौन, अब जैसे क्वेश्चन कहाँ फंस जाता है जब अच्छा आता है पेपर, संगम वंश का कौन शासक नहीं है, जब होता है ना पेपर में लपेटना होता है स्टूडेंट को कि बोले अब बताओ। क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन आपने क्योंकि क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं और क्रोनोलॉजी उतने अच्छे से ध्यान भी नहीं रखते हैं, तो इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, फिर देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट के बाद ये दोनों विजय और रामचंद्र, कोई दिक्कत नहीं इनका, देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के बाद मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष सेकंड, और किस्सा खत्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि इस तरीके से ये जो है आपके शासक हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा वंश कौन सा था, अब अच्छी बात है कि इनमें शासक बड़े कम है, जितने अकेले एक में उतने अब तीन में नहीं है। ठीक है, अच्छा मजेदार बात क्या होती है कि जब कोई डिटेल में इतना ही पढ़ लेता है तो नीचे तक वो बेचारा पहुंचता ही नहीं है, बोर हो जाता है वो इतिहास से, तो फिर वो, और जहाँ काम की बात शुरू होती है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो अब दूसरा वंश है सालुब, और अभी बताया था सालुब के संस्थापक सालुब नरसिंह। सालुब वंश कब से कब तक, 1485 से 1505 तक, मात्र इतना सा कम समय, कितना, 1485 से 1505 तक का। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय तक विजयनगर में किस वंश ने शासन किया, तो शालुब ने किया। ठीक है, तो शालुब वंश जो है इसके सालुब नरसिंह तो हो गए संस्थापक, और अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह, और किस्सा खत्म। सालुब नरसिंह बड़ा थोड़ा सा समय, 85 से 90, और 1490 से लेके 1505 तक इम्माड़ी नरसिंह जो है, ये एज इट इज PDF मिल जाएगा, आप बस समझ लो अभी।
फिर बाद में घर पे लिख लेना बढ़िया मजे से। तो इमाड़ी नरसिंह हो गए। अब आ गया तीसरा जो मैंने कहा था कि किससे संबंधित है, कृष्ण राज से, तो तुलुप डायनेस्टी 1505 से 70 के बीच में। तो पहले फाउंडर या संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 9 तक रहेंगे। अब इनके बाद बनेंगे कृष्णदेव राय। तो 1509 से लेके 1529 तक कृष्णदेव राय शासक बनते हैं और पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार करने वाले जो शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। क्या क्या बताया हमने इस पे आपको? विजय हजारा मंदिर या हजारा राम मंदिर इनका है, विठल स्वामी मंदिर इनका है, नागलपुरा नगर की स्थापना इन्होंने की, अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे, अयंकार और नयंगार व्यवस्था भी हम आपको प्रशासन में बताएंगे, इन्हीं से संबंधित है। कौन से पंडित जी? तेनाली रामा, पेदन, ये सब इनके दरबार से संबंधित रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय। इनके बच्चे तो छोटे थे तो इनका सौतेला भाई बन गया। फिर सदाशिव राय, और सदाशिव राय के समय में ही राम राय, और इनका निपटाएंगे इन सबको कौन? बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उनसे इनका युद्ध होगा और ये यहाँ पर पूरे तरीके से इन्हें नष्ट कर देंगे। इसके बाद अंतिम वंश अराविडु वंश 1570 से 1652 तक, इसके संस्थापक तिरुमल, तिरुमल के बाद वेंकट द्वितीय, और वेंकट द्वितीय को ध्यान रखना है इन्होंने चंद्रगिरी को राजधानी, ऊपर पढ़ा था हमने चंद्रगिरी, तो चंद्रगिरी को इन्होंने राजधानी बनाया था। और फिर है रंग तृतीय, और रंग तृतीय जो है वो इस वंश के अंतिम शासक होंगे और इन पर जाकर ये वंश जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट के 3 वंश में तो शासक कम है, तो पहले के बता दो फिर अपन बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगर आपसे कभी हम ऐसे पूछ लें कि विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य जो है उसके वंशों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, करोगे? करो ठीक है, ये तो हो गई क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम में हो गई ये, संगम, सालोब, तुलुप और अरबिडू। लेकिन अब पूछें कि कम समय से सर्वाधिक समय के कालक्रम में करो, कि जिसने सबसे कम शासन किया हो। चलो पहले तो टेन्योर बताओ इनका कब कब है, कब से कब तक है इनका? 1336 से 1485 तक, इनका 1505 तक, बढ़िया। और इनका चलो कर लोगे अब अरेंज, कोई समस्या नहीं है। अब क्या है सबसे कम? तो सालुब, सालुब के बाद कौन आएंगे? तुलुब। तो दूसरा हो गया, कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं, फिर तीसरे पे, और चौथा, और अगर आपसे बोलें सबसे ज्यादा से कम की तरफ, तो संगम, अरिविडु, तुलुब और सालुब। ऐसे सब क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत पे पूछे गए हैं। इन पे जिस दिन पूछे ना, तो ये मानना कि 98-97% का रेशो होगा गलती होने का, और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इन पे इतना ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना है संगम, सालोब, तुलुब, अरबिडू, ये तो है क्रोनोलॉजिकली, मतलब पहले संगम आया, फिर सालोब आया, फिर तुलुब आया, फिर अरबिडू आया। ठीक है, तो संगम वंश 1336 से 1485, सालोब वंश 1485 से 1505, तुलुब 1505 से 70 तक, और अरबिडू 1570 से 1652 तक का टेन्योर था। अब इनमें सबसे कम आपका सालुब का हो गया, फिर तुलुब का हो गया, फिर अरबिडू का, फिर संगम वंश का। मतलब कम कार्यकाल से अधिक कार्यकाल के, मिनिमम टेन्योर से मैक्सिमम टेन्योर की तरफ उल्टा कर देंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिए और समझिए। ये टेन्योर है 1509 से 29 के बीच का, किसका? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय जो थे, कौन थे बेटा? लाइव में आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? लिंक भेज दी? अच्छा, अभी चल रही है लिंक।
गई। इसके रंग तृतीय, बढ़िया। नागलपुरा की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चले। तो ये तो हुई बात। अब देखिए कृष्णदेव राय पे मैं जो बात कर रहा था आपकी, कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन होंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, मुगल जो थे, मुगल में बाबर थे पहले, और बाबर का टेन्योर क्या था, 1526 से 30 तक। तो निश्चित रूप से ये किनके समकालीन हो गया, मुगल शासकों में बाबर के। और उससे पहले लोधी डायनेस्टी थी, तो लोधी वंश के जो शासक होंगे उनके भी ये समकालीन हो जाएंगे, यानी इब्राहिम लोधी के। समझ में आ रही ना? बाबर की एक बुक है, क्या नाम है, बाबरनामा। तो बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि उस समय भारत का, दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो कृष्णदेव राय हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय किसके समकालीन है, ये बाबर के समकालीन है, यानी बाबर के ही समकालीन इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। ठीक है, इब्राहिम लोधी को ही तो हराया था इन्होंने। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना होगा कि ये घटनाक्रम हम कब की बात कर रहे हैं, मतलब भारत में जब दक्षिण भारत में विजयनगर में कृष्णदेव राय अपना शासन कर रहे थे, तो इन्हीं के शासन काल में, अब जैसे पूछ लें क्वेश्चन समझना, कि दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना के समय दक्षिण भारत में किनका शासन था, तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का। या फिर उल्टा पूछ लें कि दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, तो उसके समकालीन विजयनगर का कौन सा शासक था, तो कृष्णदेव राय, क्योंकि इनका टेन्योर तो बाबर का 1526 से 30 के बीच का है। और जब इनका टेन्योर 1526 से 30 के बीच का है, तो इनका टेन्योर किनके कंटेम्परेरी हो गया, कृष्णदेव राय के, क्योंकि इनके टेन्योर में तो इनका टेन्योर वैसे ही समा गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो जल्दी जल्दी क्रम की बात कर लेते हैं, बताइए चलिए। संगम वंश, संगम वंश में शासक हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, दो भाई छोड़ो उनको, देवराय सेकंड, फिर इसके बाद बोलो प्रोण देवराय कौन थे, मल्लिकार्जुन, और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर इसके बाद सालुब में दो ही, सालुब नरसिंह और इनका बेटा इम्माड़ी नरसिंह, तो ये हो गया तिलुब। तिलुब में कौन, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव राय। और सदाशिव राय का प्रधानमंत्री या मंत्री राम राय कौन था, इसी की नीतियों के चलते झगड़ा हुआ था इनका। और फिर अंतिम वंश अराबिडु वंश, अराबिडु वंश में कौन, तिरुमल, वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया, और रंग तृतीय जो थे वो कौन थे इसके अंतिम शासक। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक, रंग तृतीय, भाई है तो सब विजयनगर में ही ना, तो विजयनगर का अंतिम शासक कौन होगा, रंग तृतीय हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात यहां तक? अब हम लोग आगे बात करते हैं।
तो देखिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी 1336 में। ये वारंगल के जो काकतीय डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी? काकतीय डायनेस्टी। अगर मैं बोलूं आपसे कि काकतीय वंश, तो आपको ये ध्यान रखना वारंगल का काकतीय वंश इन्हीं के पास था, कोहिनूर हीरा। पूछा जाता है कि किस वंश के पास से कोहिनूर हीरा इनसे किसने लिया था? इनसे लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन? मलिक काफूर। तो किनसे लिया था? वारंगल के काकतीयों से ही लिया था। बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सामंत का मतलब होता है फ्यूडिटरीज। ठीक है, तो ये पहले फ्यूडिटरीज हुआ करते थे, फिर तुगलकों ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। तो दोनों भाई ने कपली या आनेगोंडी, ठीक है, में आकर बस गए। कौन बस गए? हरिहर और बुक्का। तो आके यहाँ पे बस गए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विद्रोही को हरिहर और बुक्का द्वारा शरण दिए जाने पर इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गए, हमने आपको बता ही दिया है, और इन्हें इस्लाम को स्वीकार करा दिया। फिर इसके बाद इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद जो भी विद्रोही थे उनको दमन करने के लिए इन्हें कहाँ भेजा? दक्षिण भारत भेजा। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में जो भी अनारकी अराजकता थी और तुर्क सत्ता विरोधी जो गतिविधियां थी उनका फायदा उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे महत्वपूर्ण स्थान विजयनगर के रूप में बसाया और शासन करने लगे। कौन शासन करने लगे? हरिहर और बुक्का। इन्होंने अपने पिता संगम, तो संगम वंश की जो स्थापना की थी अपने पिता की याद में की थी, तो इन्होंने पहला वंश जो है वो संगम वंश स्थापित कर दिया था। फिर इस्लाम त्याग कर दोनों भाई किन से मिले? इनके गुरु विद्यारण्य से मिलते हैं और फिर से हिंदू बन गए। और विजयनगर में 4 वंश, फिर संगम, सालुब, तुलुब और बिडू, यही वंश थे। लगभग 300 सालों तक इस वंश ने शासन किया। अब आ जाते हैं हम पहले वंश पे, संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का। और संगम वंश की जो टेन्योर है वो 1336 से लेके 1485 तक है। इसके जो पहले शासक हैं वो हैं हरिहर फर्स्ट। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट ने क्या किया बेटा? 1336 से 56 तक ये विजयनगर के शासक रहे। विजयनगर साम्राज्य की सीमा विस्तार की और 7वें वर्ष इन्होंने अपनी राजधानी क्या किया? विजयनगर। याद रखना, आनेगोंडी से कहाँ लेके आ गए? ये विजयनगर लेके आ गए। ठीक है, होयसल का संपूर्ण क्षेत्र इन्होंने अपने साथ कर लिया। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा था, इसीलिए इन्होंने राजा या महाराजा धिराज ऐसी कोई टाइटल नहीं लिया, क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे इनके एनिमी थे। तो इन्हें लगा कि अगर हम राजा या महाराजा धिराज लेंगे तो लोग और चिढ़ेंगे, तो इसलिए इन्होंने ये टाइटल नहीं लिया। ठीक है, फिर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया और 1356 में इसकी मृत्यु के बाद अब इनका भाई हरिहर के बाद बुक्का फर्स्ट जो है वो शासक बन गया। ठीक है, तो अब बुक्का फर्स्ट की बात करें तो इसकी उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसके टाइटल है? बुक्का फर्स्ट का। 1356 से 1377 तक का इसका टेन्योर है। विजयनगर तुंगभद्रा घाटी से लेकर तमिल चेर केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। तो इसने खूब साम्राज्य विस्तार किया। तत्कालीन शासक जो थे मोहम्मद शाह के साथ इसके युद्ध हुए। पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत में कैनन्स, कई लोग सोचते हैं बाबर ने किया, जो गलत है आंसर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसका उपयोग हुआ था? तोपों का प्रयोग किया था। अच्छे से ध्यान रखना है कैनन्स का। और बहमनी साम्राज्य के अधीन मुदगल के किले पर आक्रमण कर संघर्ष किया था। मदुरई के राजा के विरुद्ध भी सफल अभियान किया और उसके पुत्र कंपन की विशेष भूमिका थी। कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। इनके पराक्रम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मदुरई विजयम, इस पे मूवी भी बनी है साउथ इंडिया में। तो मदुरई विजयम किस पे है? कंपन पर आधारित है। इनकी पत्नी ने अपने पति की व्याख्या और अपने मतलब होता है ना शौर्य का वर्णन मदुरई विजयम में किया है। किसने? गंगा देवी ने। ठीक है, बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। इसने भी महाराज की पदवी धारण नहीं की। बोले नहीं नहीं, आसपास वाले चिढ़ जाएंगे, साम्राज्य हम बढ़ाएंगे लेकिन हमने महाराज
की पदवी नहीं ली। अपनी वैदेशिक नीति या फॉरेन पॉलिसी के लिए दूतमंडल चीन भेजा। हरिहर और बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया। ठीक है, पहली बार कुषाणों ने संयुक्त शासन चलाया था और हरिहर, संयुक्त शासन समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों राजा बन गए, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो पहले हरिहर, फिर उसके बाद बुक्का फर्स्ट, इसके बाद हरिहर सेकंड आ जाएंगे। 1377 से 1405 तक रहेंगे। बुक्का फर्स्ट की मृत्यु के बाद हरिहर सेकंड शासक बनते हैं और अपने पूर्ववर्ती हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट दोनों के विपरीत अब ये बनेंगे राजा। तो राज परमेश्वर और महाराजा धीराज। तो अब आपसे पूछे कि संगम वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया, तो ना हरिहर ने ना बुक्का फर्स्ट ने, किसने लिया? हरिहर सेकंड ने टाइटल लिया था। और फिर इसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय शांति प्रिय शासक था और हरिहर द्वितीय को राजनीतिक प्रभुसत्ता दिखाने का मौका मिला और उसने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिए। तो किसने? हरिहर सेकंड ने किससे? मोहम्मद शाह सेकंड से गोवा छीन लिया और बेलगांव छीन लिया। इसके बाद साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत श्रीलंका पे भी आक्रमण कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना हरिहर सेकंड कितनी बड़ी चीज है। और ऋग्वेद के प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि सायण किसके दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में आता है हरिहर फर्स्ट और हरिहर सेकंड। अब आपको पता भी है और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत होने की वही 50-50 वाली कहानी। तो किसके दरबार में थे? हरिहर सेकंड के। और ऐसे देते हैं हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, बुक्का सेकंड, बस 4 ऑप्शन में खेल खत्म। तो सायण किसके दरबार से थे? बोलो जल्दी। हरिहर सेकंड के प्रधानमंत्री थे ये। और इन्होंने क्या किया? टीकाकार या कमेंट्री लिखी थी। इरुगोपा नामक जैन मतानुयायी को इन्होंने अपना सेनापति बनाया था। किसने? हरिहर सेकंड ने। और इन्होंने क्या लिखा है? तो नानार्थ रत्नमाला इनकी रचना है। विजयनगर में व्यापार को बढ़ावा मिला और 1405 में इनकी डेथ हो जाती है और इनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। और फाइनली कौन बनेंगे? देवराय फर्स्ट जो है वो शासक बनेंगे। तो पहले कौन थे? हरिहर फर्स्ट, फिर बुक्का फर्स्ट, फिर हरिहर सेकंड। और हरिहर सेकंड के समय में क्या हुआ? सायण थे इनके दरबार से संबंधित। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। श्रीलंका तक इन्होंने आक्रमण किया था और फिर इसके बाद इनके बच्चों के बीच में क्या सक्सेशन वॉर या उत्तराधिकार का युद्ध होगा और इसमें कौन जीतेंगे? देवराय फर्स्ट जीतेंगे। अब देवराय फर्स्ट जो है वो 1406 से लेके 22 तक का इनका साम्राज्य रहेगा। तो बहमनी राज्य से तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध किया। बहमनी सुल्तान द्वारा देवराय फर्स्ट पराजित हुआ और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने सहित सुल्तान को फिरोज शाह बहमन के साथ अपनी पुत्री का विवाह इन्हें करना पड़ा। किसको? देवराय फर्स्ट को। भविष्य में वाद विवाद से बचने के लिए बांकापुर क्षेत्र का दहेज के रूप में देना पड़ा और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? सोनार की पुत्री का युद्ध। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा गया, यूपीएससी ने तो हालांकि इसे प्रीलिम्स में भी पूछा है कि सोनार की पुत्री का युद्ध। ठीक है, तो सोनार की पुत्री का युद्ध क्या है? तो देवराय फर्स्ट ने किससे युद्ध किया था बेटा? अच्छे से ध्यान रखना है। बहमनी शासक से। किससे? फिरोज शाह बहमन से। जब किया तो ये हार गए तो इनके बेटे से इन्हें अपनी बेटी की जो है वो शादी करनी पड़ी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बांकापुर क्षेत्र या सोनार की पुत्री का युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर फिरोज शाह से संबंध कटु हो गए। देवराय प्रथम ने वारंगल से एक संधि कर बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को पराजित किया और कृष्णा नदी के तट को संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने धनुर्धरों मतलब तीर चलाने वालों को अपनी सेना में शामिल किया था। सिंचाई हेतु देवराय फर्स्ट ने हरिद्रा, हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया और कई नहरें निकलवाई थी। तो आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बांध बनाया और नहरें निकलवाई? तो कौन थे? देवराय फर्स्ट। ठीक है, अंतिम दिनों में इनके समय निकोली डी कॉन्टी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यात्री तो आपको ऐसे याद रखने की जो जिसके दरबार से संबंधित है वो आपको पता होना ही चाहिए। तो देवराय फर्स्ट के दरबार में कौन आया? निकोली डी कॉन्टी। निकोली कॉन्टी कहाँ का? एक बार तो पीएससी ने पूछा ये कहाँ से आया था,
तो कॉन्टी इटली का था। ठीक है, तो इटालियन ट्रेवलर कौन था? निकोली डी कॉन्टी आया और शक्तिशाली राजा कहा। फिर 1422 में इसकी डेथ हो जाती है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसके बाद थोड़ी देर के लिए क्या बनेंगे, वीर विजय और रामचंद्र जो है वो शासक बने, और इनका कोई खास टाइम नहीं था। तो 1422 में ही इसके बाद देवराय सेकंड जो है वो क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। देवराय सेकंड को संगम वंश का सबसे महान शासक, क्वेश्चन समझना, आपसे बोले विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय, आपसे बोले तुलुप वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय, लेकिन बोले संगम वंश का सबसे महान शासक तो देवराय सेकंड। 1422 से लेके 46 तक इनका टेन्योर था, और इन्हीं के समय, ठीक है, सबसे महान शासक थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इन्होंने गजबेटकर और इम्माड़ी देवराय आदि उपाधियां धारण की थी। क्या की थी? गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी था ये, और इसके अलावा इम्माड़ी देवराय जो है इसने टाइटल लिया था। फिर हरिविलासम पुस्तक के लेखक श्रीनाथ इसके दरबार में थे। तो हरविलासम के लेखक कौन थे? श्रीनाथ। किसके दरबार में थे? देवराय सेकंड के दरबार में थे। और इन्हीं के समय श्रीनाथ को इन्होंने क्या कहा था? कवियों का राजा या कवि सार्वभौम। तो श्रीनाथ को इन्होंने कवि सार्वभौम का टाइटल दिया था। देवराय ने सेना और प्रशासन का पुनर्गठन किया, भारी संख्या में मुस्लिम सैनिकों को शामिल किया, और साम्राज्य विस्तार सीलोन श्रीलंका से गुलबर्गा तक और उड़ीसा से मालाबार तक। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर आप इधर देखोगे ना तो यहाँ से समझ में आएगा आपको क्या बात कर रहे हैं। सीलोन यानी श्रीलंका से लेके कहाँ? गुलबर्गा कर्नाटक, और फिर आप उड़ीसा, अगर आप पूर्व में उड़ीसा देखोगे, पश्चिम में मालाबार। मालाबार समझते हो कहाँ? केरल में। तो यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, और खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को संसार के देखे और सुने नगरों में सबसे भव्य बताया था। किसने बताया था? अच्छा, कुछ तो बड़ाई ये लोग इसलिए कर देते होंगे कि राजा नाराज ना हो जाए, ये तो गर्दन कटवा दें। अच्छा, हालांकि एम्बेसडर या दूतों की कोई गर्दन नहीं कटवाता था, ना यूजुअली इन्हें मारा जाता था। तो कौन कौन आ गए इनके दरबार में? अरे एक तो अब्दुल रज्जाक आ गए फारस के, पर्सिया से कौन आए? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, किसने भेजा था इन्हें? अच्छे से ध्यान रखना, मिर्जा शाहरुख। देखो थोड़ा सा ध्यान रखो बढ़िया से। अब यहाँ ध्यान रखना, देवराय सेकंड के दरबार में ऑप्शन आता है देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, जबकि फर्स्ट के दरबार में कौन आए थे? निकोली कोंटी। तो कोंटी किसके दरबार में? देवराय फर्स्ट के दरबार में। जबकि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे, तो ऑप्शन आता है देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड। तो देवराय फर्स्ट के दरबार में कौन? निकोली कोंटी। जबकि देवराय सेकंड के दरबार में कौन? अब्दुल रज्जाक, जो पर्सियन या फारसी यात्री थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब 1422 से 46 तक का इसका टेन्योर था। 1446 में इसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? बोलो जल्दी से। देवराय सेकंड की। अब देवराय सेकंड की बेटा जब डेथ हो गई तो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू। ठीक है, तो इनके समय अब क्या हो रहा है? देवराय का उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पे बैठा, और यही अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, मल्लिकार्जुन को हम प्रोण देवराय के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अंतिम विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 के बीच में ये रहेंगे, और अंतिम शासक था। विजयनगर में फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के जो गवर्नर, अब कौन करेंगे इनको निपटाने का काम? इन्हीं के गवर्नर जो सालोब नरसिंह थे, इन्होंने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सालोब वंश की स्थापना की। इसे कहा जाता है प्रथम बलापहर्ता। इस घटना को प्रथम बलापहार, देखो कुछ नहीं, बल के आधार पर किसी का अपहरण कर लेना, बल के आधार पर किसी को हराकर सत्ता प्राप्ति करना। तो प्रथम बलापहार या प्रथम बलापहर्ता कौन थे? शालुब नरसिंह थे, जिन्होंने क्या किया? अपने जो राजा थे विरूपाक्ष द्वितीय, क्योंकि ये क्या थे इनके, समझना अच्छे से, ये तो चंद्रगिरी के गवर्नर थे इनके, इन्होंने इनको हटाया और अब किस वंश की स्थापना कर दी? बोलो जल्दी से। शालुब वंश की स्थापना कर दी। अच्छी बात यह कि अब सब छोटा है,
जो बड़ा था वो क्या था, संगम वंश। तो देखो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, पहला शासक हरिहर, दूसरा शासक बुक्का फर्स्ट। ठीक है, दोनों ने ही महाराजा धिराज इस तरीके के टाइटल नहीं लिए। फिर इसके बाद कौन आया, हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड क्या करेगा, बोले नहीं हम तो लेंगे टाइटल, तो महाराजा धिराज बन बैठा। फिर इसके बाद कौन आया, दो ऐसे ही शासक। फिर इसके बाद देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के दरबार में कौन आया, देखो यही आते हैं क्वेश्चन, अच्छे समझ लेना, कौन, निकोली कॉन्टी। और देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के दरबार में अब्दुल रज्जाक। और इसके बाद मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन के बाद में विरूपाक्ष सेकंड, और विरूपाक्ष सेकंड अंतिम शासक, और इनका किस्सा खत्म। अच्छा, गजबेटकर की उपाधि किसने ली, अच्छे से ध्यान रखना है। तो देवराय सेकंड ने ली थी, या इम्माड़ी देवराय की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि आप देवराय फर्स्ट की बात करोगे तो देवराय फर्स्ट की समय में क्या है, सोनार की पुत्री का युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण है। जब ये बहमनी शासक से हार जाएंगे तो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हुई बात आपकी संगम वंश की। अब संगम के बाद कौन सा वंश आएगा, दूसरा शालुब। अब शालुब वंश जो है वो कब से है, 1485 से 1505 तक। अब दो ही शासक थे, बताओ जल्दी से, शालुब नरसिंह और इनका बेटा इम्माड़ी नरसिंह। तो शालुब नरसिंह जो है क्या किया, 1485 में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को क्या किया इन्होंने, उसके ही पुत्र ने हत्या कर दी। और उसके पश्चात फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के गवर्नर शालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शालुब वंश की नींव रखी। और विजयनगर के इतिहास में से प्रथम बलापार, मतलब पहली बार बल के आधार पर सत्ता प्राप्ति जो है वो कहा जाता है। और शालुब नरसिंह जो है 1485 से 90, 5 साल की टेन्योर था, छोटा सा, योग्य और प्रतिभा संपन्न था। विजयनगर के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा ने हड़प लिए थे, इन्हें फिर से इसने शालुब नरसिंह ने प्राप्त कर लिया। 1490 में इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इसका बेटा अल्पवयस्क इम्माड़ी नरसिंह शासक बना, जिसका संरक्षक था नरसा नायक। इसका प्रोटेक्टर कौन था, नरसा नायक था। और 1505 में नरसा नायक के जो बेटे थे, अब भैया जो संरक्षण दे रहा है उसका बेटा बोलेगा तो मैं पिताजी के संरक्षण में रह रहे हो, हम देखते हैं तुम्हें। तो इनका बेटा कौन, वीर नरसिंह। देखो शालुब नरसिंह और वीर नरसिंह में कंफ्यूज मत होना। शालुब नरसिंह कौन है, शालुब वंश का संस्थापक, जबकि वीर नरसिंह कौन है, तुलुब वंश का। तो इसने क्या किया, नरसा नायक जो कि किसको संरक्षण दे रखे थे, इम्माड़ी नरसिंह तो बेचारा अल्पवयस्क था, तो इसने क्या किया, वीर नरसिंह ने शालुब शासक इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। और शालुब वंश के स्थान पर इसने, अब इसका नाम क्या है, वीर नरसिंह, तो इसने तुलुब वंश की स्थापना की। अब पहली बार बल के आधार पर ऊपर हड़प लिया था किसने, शालुब नरसिंह ने। अब किसने हड़पा, तुलुब नरसिंह ने। तो तुलुब जो है, इसलिए क्या कहलाता है ये घटना, द्वितीय बलापहार, सेकेंड बार बल के आधार पर जीती गई घटना है। और इसके बाद आपका तीसरा वंश शुरू होता है तुलुब वंश। तो तुलुब वंश में संस्थापक कौन, 1505 में वीर नरसिंह तुलुब वंश का शासक बनता है। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका जीवन काल युद्धों में व्यतीत हुआ। अब भैया जब राजा को मारोगे, कांड करोगे, तो आपके साथ भी कांड ही होने। तो 1509 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद इसका जो सौतेला भाई था वो कृष्णदेव राय शासक बन जाता है। मतलब सारा उठापटक की शालुब नरसिंह ने कि तुलुब नरसिंह ने, जल्दी बोलो, याद रखिएगा, शालुब नरसिंह तो संगम है कि कौन सा है, शालुब है। शालुब के बाद तीसरा तुलुब है, तुलुब में कौन है, वीर नरसिंह। इतनी उठापटक की, 5 साल भी शासन किया नहीं, 1505 में शासक बने, 9 में डेथ हो गई। अब 1509 में, याद करो मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि 1509 में आ जाएंगे कौन, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो थे 1509 से लेके 1529 तक इनका टेन्योर है। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो तुलुब वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक, महान शासक, तो ग्रेट रूलर ऑफ तुलुब डायनेस्टी एंड विजयनगर एम्पायर कौन, कृष्णदेव राय। 1509 से लेके 1529 तक इनका टेन्योर था। जब ये शासक बने तो अव्यवस्था और अशांति थी,
लेकिन कृष्णदेव राय ने कठोर कानून व्यवस्था पर इसका नियंत्रण कर दिया। 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के दुर्गों को जीत लिया। 1513 से 18 में उड़ीसा के गजपति शासक के विरुद्ध युद्ध अभियान किया, ठीक है, और संधि कर ली, ठीक है। तो कृष्णदेव राय याद रखिएगा अच्छे से। तो उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि कर अपनी पुत्री का विवाह कराया। हो गई संधि अच्छे से। 1520 में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर बालंगर पर अधिकार कर लिया और मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दिया। मतलब 9 से लेकर 19 तक किस्सा खत्म किया, 20 तक जाके, और स्वयं विजयनगर की प्रभुसत्ता को सिद्ध भी कर दिया। इसके बाद कृष्णदेव राय ने, अच्छे से ध्यान रखना, पुर्तगाली व्यापारी जो थे, पुर्तगीज से इनके अच्छे संबंध थे, तो इन संबंधों और सुविधाओं का लाभ पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र में अपनी नौसेना के विकास में भी कर लिया था, ठीक है। कृष्णदेव राय महान शासक थे, विद्वान थे, और इनके दरबार में मैं आपको बता ही चुका हूँ 8 स्कॉलर या 8 विद्वान, अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे। तेलुगु के कवि पेड्डन इसमें सर्वप्रमुख थे। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आमुक्त माल्यद, ये भी पूछा गया। कृष्णदेव राय खुद भी स्कॉलर या विद्वान था, तो उसने कौन सी बुक लिखी है? अमुक्त माल्यद जो है बुक लिखी है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी तुलना कैसे की जाती है? कौटिल्य की अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र जो है उसी के आधारित है ये, ठीक है। कृष्णदेव राय की उपाधियां, आंध्र भोज, ये भी पूछा गया है कि आंध्र भोज किसे कहा जाता था। तो आंध्र भोज जो है वो कौन है? कृष्णदेव राय। तो शुरू में जो चीजें पढ़ी थी उनमें 2 चीजें आपको क्या क्या ऐड करनी है, एक आमुक्त माल्यद इनकी बुक है और एक आंध्र भोज जो है वो इनका टाइटल है, ठीक है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, ठीक है। तो क्लासिकल युग किसको कहा जाता है? क्लासिकल एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर, कृष्णदेव राय के टेन्योर को। अब इनके दरबार में जो 8 विद्वान थे उनकी थोड़ी सी बात कर लें। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत टफ पेपर जब आएगा, बहुत ही रेयर टाइम में ये पूछा गया कि आप अष्टदिग्गज लिखो, बस क्वेश्चन इतना ही पूछा गया अभी तक कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे और किस्सा खत्म। लेकिन अगर कभी मेंस में ये क्वेश्चन आ गया, जैसे अष्टप्रधान तो बहुत बार पूछा गया है शिवाजी के, लेकिन अष्टदिग्गज जिस बार आया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 98-99% किताबों में तो ये दिए नहीं है और उनके नाम भी बड़े सीधे साधे नहीं है। अभी देखो आपको समझ में आएगा। तो अष्टदिग्गज जो थे किनके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। एक थे अल्लाह सानी पेदना, तो ये पेदन थे। कौन थे? अल्लाह शानी पेदना। और इनकी रचना देखो, मनुचरितम और आंध्र कविता पितामह, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्होंने मनुचरितम की रचना की और इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था। किसको? अल्लाह शानी पेदन, इंग्लिश वालों के लिए पेदना, ठीक है। तो अल्लाह सानी पेदना क्या है? ठीक है। फिर है नंदी तिम्मना। तो नंदी तिम्मना जो है ये किसके हैं? याद रखना, परिजात पहरणम। तो परिजात पहरणम के रचनाकार कौन है? ठीक है, नंदी तिम्मना। एक कौन है? मदायगरी मल्लाना, मतलब सब ऐसे ही नाम है, वो दक्षिण भारत के हैं। एक कौन है? धुर्जटी, ठीक है, इन्हें धुर्जटी भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? धुर्जटी, ठीक है। फिर कौन है? अय्याला राजू रामभद्र कवि। कौन? अय्याला राजू रामभद्र कवि। आप तो रामभद्र याद रख लो तो थोड़ा याद भी रह जाएगा, लेकिन अगर पता चले अय्याला राजू पूछ लिया तो अय्याला राजू रामभद्र कवि। पिंगली सूरना, ठीक है। राम राजा भूषणा, तो राम राजा भूषणा रामभद्र कवि। और तेनाली राम कृष्णा तो आप याद रख लोगे, इसमें कुछ नहीं। पेदन याद रख लोगे, तेनाली राम कृष्णा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो या तो पेदन पर बना है, तो पेदना या पेदन जो है वो, और एक तेनाली रामकृष्ण किसके दरबार से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। अच्छे से ध्यान रखना इनके। एक है अल्लाह सानी पेदना, तो अल्लाह सानी पेदना ने मनुचरितम की रचना की है और ये क्या कहलाते? आंध्र कविता पितामह, मतलब आंध्र कविता के पितामह कहलाते हैं, ठीक है। फिर नंदी
तिम्मना है, ये क्या है तो परिजात पहरणम के रचनाकार हैं ये। फिर मध्यागारी मल्लना धुर्जटी, अल्याराजू रामभद्र कवि, पिंगली सूरना, रामराजा भूषणा, तेलानी रामाकृष्णा, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति थे तेनाली रामाकृष्णा पंडित। और इनकी मैंने बुक आपको बताई थी कि कृष्णदेव राय ने क्या लिखी, आमुक्त माल्यद जो है वो तेलुगु। अच्छा, इस बार यूपीएससी ने ये पूछा था किस भाषा में लिखी है, मतलब लपेटता है खूब। विच वॉज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम लाइक कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय को हम आंध्र भोज के रूप में भी जानते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। अब आ जाओ, पहले तो पिछला बताओ, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए? वाह, क्या बात है। अब्दुल रज्जाक जो थे वो कहां से आए थे? पर्सिया या फारस से। ठीक है, अब्दुल रज्जाक आए थे किसके दरबार में? देवराय सेकंड। और देवराय फर्स्ट के दरबार में निकोली कॉन्टी, निकोली कॉन्टी इटली। कौन? निकोली कॉन्टी इटली, निकोली कॉन्टी इटली किसके दरबार में? देवराय फर्स्ट की। अब आ जाओ कृष्णदेव राय के दरबार में, तो डोमिंगो पायस, कौन? डोमिंगो पायस जो है वो किसके दरबार में आए? कृष्णदेव राय। और डोमिंगो पायस कहां से? पायस पुर्तगाली, तो पुर्तगीज ट्रेवलर थे ये। कृष्णदेव राय को महान शासक और न्यायप्रिय बताया। इसके अलावा बारबोसा भी इसके दरबार में आए। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा, तो याद रखिएगा एक और पुर्तगीज ट्रेवलर कौन थे? बारबोसा इनके दरबार में आए और इन्होंने भी बड़े मजे से इनकी प्रशंसा की और समृद्धि का खुले शब्दों में बखान किया। बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर रूलर, मतलब ये किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखते हैं। तो कौन कौन होगा इनके दरबार में? डोमिंगो पायस और बारबोसा, दोनों ही कहाँ के? पुर्तगाली या पुर्तगीज। इनकी माँ थी नागल देवी, तो इनके नाम पर इसने नागलापुरा की स्थापना की थी। इसके अलावा बेटा सहस्त्र स्तंभों वाले मंडपों और गोपुरमों का निर्माण किया। इसने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी आस्था वैष्णव धर्म में थी, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेकिन अभी ऊपर बोला कि ये कैसा था? सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष था, तो उसने सभी धर्मों का आदर किया था। अब इसके जो सक्सेसर हैं कुछ है ही नहीं बेचारे, वो तो छोटे बच्चे थे। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद फिर से क्या होगा? वॉर ऑफ सक्सेशन, सत्ता का संघर्ष होगा, उत्तराधिकार का युद्ध होगा। कृष्णदेव राय के बच्चे तो अल्पवयस्क थे, तो इसका जो सौतेला भाई था अब कौन बन गया? देखो मजेदार बात यह है कि वीर नरसिंह के सौतेले भाई कौन? कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के सौतेले भाई कौन? अच्युत देव राय, क्योंकि इनके बच्चे छोटे। ठीक है, और उसके बाद अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय शासक बना। सदाशिव राय जो थे इसके मंत्री राम राय का ही पूरा प्रभाव था। अभी मैंने आपको कहानी बताई, तो ये एक योग्य शासन प्रबंधक तो था, कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था राम राय, लेकिन ये कांडी था। चूंकि सफल कूटनीतिज्ञ ना था, उसने बहमनी राज्यों के खंडों से बने हुए 5 मुसलमान राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार, मैंने आपसे पूछा था कि किसने युद्ध में भाग नहीं लिया, तो बरार भाग नहीं लेगा। तो इन 5 राज्यों में फूट डालने और एक दूसरे से विरुद्ध झगड़ा करने, सहायता देने की नीति अपनाई। तो क्या कर रहा था कि जैसे मान लो 2 के साथ हो गया, तीसरे से झगड़ा करा दिया। किसने? राम राय ने। अब भाई उल्लू बनाने की एक समय होती है, तो भैया क्या किया, कालांतर में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्य, किसको छोड़कर? अब बरार को छोड़कर, यानी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर ने एक अपना मुस्लिम महासंघ बनाया, मुस्लिम यूनियन बनाई। और 1565 में मैं आपको बता चुका हूं, तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में राम राय को परास्त किया और संयुक्त मोर्चे में बरार शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध में किस मुस्लिम राज्य ने भाग नहीं लिया था? तो देखो बीजापुर है, बोलते जाओ कौन कौन से हैं? बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकोंडा है, बीदर है, लेकिन क्या नहीं है? बरार नहीं है। देखो बरार का मतलब होता है बरार, रार मतलब युद्ध करना, किसी से झगड़ा लेना। बरार, मैं किसी से झगड़ा,
किसी से बुराई नहीं लूंगा, बुराई रार किसी से नहीं लेना है, तो बरार ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद राम राय को पकड़ के हार जाएंगे युद्ध में तो इनकी हत्या कर देंगे, फिर विजयनगर को लूटेंगे, ध्वस्त करेंगे, और वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर अवशेष, मतलब पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया था इनके विजयनगर के हम्पी को। तो वहां पर जो टूटे फूटे और इस तरीके की चीजें जो मिलती हैं वो यही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, किसके समय की घटना है ये, राम राय सदाशिव राय। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह के बाद कौन बन गए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कब से, 1509 से 29 तक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज। ठीक है, फिर इसके अलावा वही 8 लोग, फिर इन्होंने क्या किया, तो नांगलपुरा बसाया, फिर क्या किया, विठल स्वामी हजारा मंदिर करवाया, डोमिंगो पायस और बारबोसा इनके दरबार में आए, समझना अच्छे से। ठीक है, और इनके बाद इनके बच्चे छोटे थे तो इनका सौतेला भाई कौन, अच्युत देव राय बन गया, और अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय, सदाशिव राय के बाद में राम राय के हाथों में सत्ता आ गई, इसने बहुत झगड़ा फसाद मोल लिया, तो तालीकोटा बन्नी अट्टी राक्षस सांगड़ी का युद्ध हुआ। इसके बाद राम राय की हत्या कर दी इन चारों राज्यों ने मिलके, और फाइनली विजयनगर की हम्पी को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद आखिरी वंश अरबिडू वंश। तो अरबिडू वंश की स्थापना 1570 में किसने की, बता दो, तिरुमल, भूल जाते हैं थोड़ी देर में, पेनुगोंडा में की थी। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। अब जैसे मेंस में डायरेक्टली अरबिडू पूछ लें आपसे, तो इस वंश के जो शासक थे वो वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी, मैंने ऊपर भी बताया था, चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। इस राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरीके से, अब देखो दो तो बहुत छोटे छोटे हैं, सबसे ज्यादा कौन कौन से, अरबिडू, अरबिडू के संस्थापक तिरुमल, कब से कब तक है अरबिडू, 1570 से 1652 तक तिरुमल ने इसकी स्थापना की। चौथा और अंतिम वंश है, इसके बाद कौन, तो वेंकट द्वितीय आए, चंद्रगिरी को राजधानी बनाया, और उसके बाद अंतिम शासक रंग तृतीय थे। इनके समय में ये अंतिम शासक थे। तंजौर, मैसूर, मदुरा स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो गया और विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन या पतन हो गया। इससे पहले तुलुव, तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने थोड़े समय तक शासन किया, 1505 से 9 तक। 1509 में इनका सौतेला भाई स्टेप ब्रदर कौन था, कृष्णदेव राय शासक बना, 1509 से 29 तक शासक बना। अब 1529 तक बना ये, तो इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना है, पहले तो बताओ, यात्री बारबोसा, और बोलो डोमिंगो पायस, डोमिनोज खा रहे हो ऐसा समझ लो पुर्तगीज से तो डोमिंगो पायस और बारबोसा, ठीक है, इनके दरबार से संबंधित थे। नागलपुरा और क्या जल्दी, अष्टदिग्गज, विजयजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये सब आंध्र भोज का टाइटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आमुक्त माल्याद इनकी बुक, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। उपेंद्रना और तेनालीरामा, ये दो महत्वपूर्ण रूप से आप इन्हें याद रखेंगे। उपेंद्रना को क्या कहा जाता है, आंध्र कविता के पितामह कहा जाता है। चलो बढ़िया। फिर इसके पहले कौन सा वंश, सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह। सालुब नरसिंह कब से कब तक है ये वंश, 1485 से 1505 तक, 85 से 90 तक ये रहे। फिर इसके बाद अब सालुब नरसिंह थे कौन, तो नरसा नायक के बेटे थे। नरसा नायक कौन था, किसके संरक्षक थे नरसा नायक, अरे संगम वंश के अंतिम शासक के, विरूपाक्ष द्वितीय के संरक्षक या प्रोटेक्टर हुआ करते थे। तो इनके बेटे ने, किसने, शालुब नरसिंह ने किसको क्या करवा दिया, यहाँ पे शासन सत्ता जो है वो स्थापित कर ली, और यही है प्रथम बलापहार। और इसके बाद कौन बनेंगे शासक, 1490 में, 1419 से 1505 तक इनका बेटा इम्माड़ी नरसिंह शासक बनेगा। अब ये खुद ही बच्चू था, तो बस इसके बाद क्या होगा, कौन आ जाएंगे, अरे बोलो, वीर नरसिंह शासक बन जाएंगे। और वीर नरसिंह कौन से वंश की स्थापना करेंगे, तुलुव वंश की स्थापना करेंगे बस।
और उससे पहले आपको जो याद रखना है वो है कौन सा, संगम वंश। तो संगम वंश में क्या, हरिहर और बुक्का ने की थी। सबसे पहले शासक हरिहर फर्स्ट। ठीक है, हरिहर फर्स्ट ने क्या टाइटल नहीं लिया, बोलो जल्दी से, महाराजा धिराज का टाइटल नहीं लिया था। हरिहर फर्स्ट के बाद बुक्का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट जो है इन्होंने भी महाराजा धिराज का टाइटल नहीं लिया। फिर बुक्का फर्स्ट के बाद हरिहर सेकंड, अब ये लेंगे महाराजा धिराज का टाइटल। हाँ भाई, आवाज आ रही है। तो ये तो हो गए चारों वंश जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं विजयनगर के प्रशासन पे। ये देखिए, ये जल्दी जल्दी रिवीजन है जो हमने पढ़ा, तो याद करो। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी इटली का था, देवराय सेकंड के समय में आया। अब्दुल रज्जाक पर्सिया या फारस का था। देवराय सेकंड है क्या, अब्दुल रज्जाक किसके समय, सेकंड में, जबकि निकोलो डी कॉन्टी देवराय फर्स्ट। ये बहुत भयंकर गलती है ये, मतलब मटिया मेट हो जाएगा इससे तो क्वेश्चन का। फिर निकिटिन जो है वो विरूपाक्ष सेकंड के समय आए थे। ठीक है, अब ये जो लुडविको डी वॉर्थेमा इटली से थे, कृष्णदेव राय ये नहीं पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। बारबोसा और डोमिंगो पायस याद रखिएगा, तो ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, हम पढ़ चुके हैं। नूनिज जो है वो अच्युत देव राय के दरबार में आए थे, और मार्को पोलो जो है वो वेनिस के यात्री थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम विजयनगर के प्रशासन पे। तो देखिए, प्रशासन वही होगा अभी भी, हर जगह जैसा रहता है। एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन, और एक क्या होता है प्रांतीय प्रशासन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और आखिरी में आपका कौन सा होता है, बताओ जल्दी से, ग्रामीण प्रशासन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर के केंद्रीय प्रशासन की। तो राजतंत्रात्मक था, और राजा को राय, जैसे कृष्णदेव राय, अच्युत राय, राम राय, ये सब किसके टाइटल ले रहे हैं, ठीक है, राय की उपाधि से लिया जाता था। और राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। भव्य राज्याभिषेक, मतलब बहुत ही धूमधाम से इनकी क्राउनिंग होती थी। और इनके युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम, क्या कहा जाता था, इनके राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। अच्छे से ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च न्यायाधीश हर काल में राजा ही होगा। तो सुप्रीम जज कौन होगा, सम्राट होगा। विजयनगर ने धर्मों के मामले में कैसे थे ये, तो सेक्युलर या धर्म निरपेक्ष थे। ठीक है, राज्य से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एक राज परिषद होती थी। तो राज्य के कार्य के लिए राज परिषद, और राजा के राज्य के समस्त मामलों की नीतियों के संबंध में इससे परामर्श लेता था। कृष्णदेव राय की आमुक्त माल्यद में राजा और प्रजा के बीच संबंधों की जानकारी मिलती है, राजा के कर्तव्यों की भी जानकारी मिलती है। कुषाणों की तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनमें भी संयुक्त शासन या ज्वाइंट रूल की व्यवस्था थी। तो हरिहर और बुक्का ने एक साथ शासन किया था। मौर्य शासन की तरह सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण यहाँ भी किया जाता था। किसके द्वारा, विजयनगर साम्राज्य में। और राजा के बाद राज परिषद, और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी। तो राजा को सहयोग देने के लिए राज परिषद, और राज परिषद के बाद मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। और मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। तो कौन होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख, प्रधानी या महाप्रधानी। देखो, राजा
राजा के बाद राज परिषद, राज परिषद के बाद मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानी या महाप्रधानी जो है वो होता था। कौन होता था इसका? प्रधानी या महाप्रधानी जो है किसका होता था बेटा? ये बताओ जल्दी से। देखो सिंपल सा बांटो आप। एक साम्राज्य विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य में राजा है, राजा के बाद राज्य परिषद है, राज्य परिषद के बाद मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन है? प्रधानी या महाप्रधानी। ठीक है, तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छे से ध्यान रखना है। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है उसको सभा नायक कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? प्रमुख अधिकारी प्रधानी है और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो सभा को अध्यक्षता करे वो सभा नायक। इनकी तुलना मराठा कालीन पेशवा से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अष्टप्रधान व्यवस्था थी और वहाँ अष्टदिग्गज है। ठीक है, केंद्र में दंड नायक उच्च अधिकारी होते थे, लेकिन सर्वोच्च जज कौन होता था? सुप्रीम जज हमेशा सम्राट या राजा, किसी भी पीरियड में हो वही होगा। दंड नायक पदबोधक नहीं था, वरन विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंड नायक कहा जाता। तो दंड नायक मतलब अलग अलग जो अधिकारी होते थे उनकी जो एक श्रेणी होती थी उनको दंड नायक कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन में आज भी होता है, सेक्रेटरीट या सचिवालय भी होता था, अनेक अधिकारियों द्वारा संचालित होता था। इनमें रायशम यानी शदभी, कर्णिकम, कर्णिकम मतलब अकाउंटेंट, लेखा जोखा रखने वाले, और गाने प्रधान, गाने प्रधान मतलब गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं ये, और मुद्राकर्ता यानी शाही मुद्रा, तो रॉयल करेंसी का जो अधिकारी होता था जो आपका क्या देखेगा? इनकी जो भी राजकोष है उसको देखेगा, आदि प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। अब इसके बाद केंद्र के बाद क्या आएगा? प्रांतीय। तो इन्होंने क्या किया था? विजयनगर एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस या प्रांतों में बांट रखा था। और अच्छे से ध्यान रखना है, प्रांतों में जो इकाई का क्रम है उसमें राज्य या मंडलम, तो इन्होंने अपने राज्यों को, प्रांतों को क्या कहा? मंडलम का। यहां से क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है इन्होंने? राज्य या मंडलम कहा है। मंडलम से नीचे क्या है? कोट्टम या बलनाडु। देखो ऐसे समझो, पूरा साम्राज्य है, साम्राज्य किसमें बटा है? राज्य में, राज्य को इन्होंने मंडलम का। मंडलम से आगे क्या है? तो कोट्टम या बलनाडु है। बलनाडु में बल हटाओ तो बचेगा नाडु, तो बलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद मेलाग्राम, और मेलाग्राम के बाद ओरियाग्राम, मतलब और ग्राम को ही बोलते थे। आज भी आप देखो सबसे नीचे ग्राम, गांव के ऊपर तहसील, तो तहसील हो गई इनकी क्या? मेलाग्राम, फिर नाडु, नाडु के बाद बलनाडु, और बलनाडु के बाद बलनाडु को ही कोट्टम, और कोट्टम के बाद मंडलम। तो इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है, इनके जो मंडलम थे वो तो राज्य थे, और जिला क्या था ये पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार, राजस्थान, यूपीएससी सबने ये पूछा है, एमपीपीएससी ने ये पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो राज्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता, सॉरी जिला जो होता था उसे क्या कहा जाता? तो डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जा रहा है? कोट्टम या बलनाडु कहा जा रहा है। जबकि परगना जो था वो नाडु था। मेलाग्राम यानी 50 गांवों से मिलकर जो बनता था वो मेलाग्राम था, और उसके नीचे ओरियाग्राम था। तो नीचे ओरियाग्राम है, 50 गांवों को मिला दिया तो क्या बन गया? मेलाग्राम। मेलाग्राम से ऊपर क्या है? परगना, परगना यानी नाडु, और नाडु से ऊपर बलनाडु या कोट्टम मतलब जिला, और जिले के ऊपर क्या? मंडल, मंडल यानी कि राज्य। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर होती थी। कुछ प्रांतों पर कुशल और अनुभवी दंड नायकों को भी सूबेदार बना दिया जाता था। इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं था, लंबे समय तक कुशल और सूबेदार जो है वो शासन करते थे। शासन व्यवस्था को बनाए रखना गवर्नर का प्रमुख उत्तरदायित्व था। सिक्कों को प्रसारित कर सकता था, नए कर लगा सकता था, पुराने करों को माफ कर सकता था, भूमि दान दे सकता था। सूबेदारों को प्रांतीय राजस्व का एक निर्धारित अंश केंद्र को भेजना होता था। तो जो भी राज्य से सूबेदार टैक्स वसूल रहे हैं उसका एक हिस्सा किसको? केंद्र को, यानी कि राजा के पास भेजना होता था। अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट इनके प्रशासन की दो व्यवस्थाएं, बस इनको याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक है आयंगार व्यवस्था और एक है नायंकार व्यवस्था। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से तसल्ली के साथ, एक बार, दो बार, तीन बार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे हमें अच्छे से समझना है। तो आयंगार व्यवस्था, आयंगार व्यवस्था क्या थी बेटा? ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए
रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को संचालित करना एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसके लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। अयंगार में कितने ऑफिसर्स हैं? 12 ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? मान लो आप 12 लोग हो, आपको गांव का प्रशासन चलाना है, तो इन्हें आपको ज्वाइंटली या कंबाइंडली क्या कहेंगे हम? अयंगर जो है वो शब्द दे दिया जाता था। इनकी नियुक्ति राज्य करता था, किंतु इन्हें वेतन के बदले करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। नियुक्ति तो राज्य ने कर दी इनकी, लेकिन इन्हें क्या दे दी? टैक्स फ्री लैंड जो है वो इन्हें, मतलब इन्हें सैलरी ना देके टैक्स फ्री लैंड दे दिया, मान लो आप 12 लोगों को, ठीक है। फिर ये अधिकारी वंशानुगत होते थे, हेरिडिटरी ऑफिसर थे, मतलब एक पीढ़ी, मान लो आपके पिताजी अयंगार व्यवस्था में थे तो आप भी अयंगार व्यवस्था में आ गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? इनको यहां तक अधिकार था कि अपने पदों को बेच दें। पिताजी को बेटा जम नहीं रहा था, बोले नहीं तुम्हें नहीं बनाएंगे अयंगार, हम तो अपना पद बेच रहे हैं, तो ये सेल भी कर सकते थे। ठीक है। नायंकार व्यवस्था, भू सामंतों का समूह जिन्हें राज्य सेवा के बदले अनुदान में भूमि के रूप में भूभाग दिया जाता। देखो भूमि वहां भी अनुदान के रूप में मिल रही है, समझना, यहाँ कर मुक्त भूमि मिल रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है? गांव के प्रशासन को चलाने के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें कंबाइंडली या ज्वाइंटली क्या कह रहे थे? अयंगार व्यवस्था कह रहे थे। और इन्हें क्या दे रहे थे? तो टैक्स फ्री लैंड, कर मुक्त भूमि दी जा रही थी। उसी से ये क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? ये अधिकारी वंशानुगत थे, हेरिडिटरी या जेनेटिक हुआ करते थे। ये चाहें तो अपने अधिकार को बेच भी सकते थे। जब आप नायंकार व्यवस्था की बात करें तो ये भूसामंत, भूसामंत समझते? फ्यूडेटरीज, सामंत होते हैं जमींदार जो होते हैं, इनके पास जमीनें थी, का समूह था जिन्हें राज्य सेवा के बदले, मतलब ये लोग क्या करते थे? राज्य को सेवा देते थे और उसके बदले इन्हें क्या मिलती थी? अनुदान में, ग्रांट में इन्हें लैंड या भूमि दी जाती थी। यह भूभाग क्या कहलाता था? नायंकार का अमरम। ऊपर नहीं था अयंगार में अमरम? अच्छा, आ से अयंगार, आ से अमरम बहुत जल्दी कनेक्ट होता है लोगों का। तो अयंगार में अमरम नहीं है, किसमें? नायंकार में अमरम है। और अब अमरम जिसे मिले और कुछ नहीं, तो नायंकार, नायक जिसे हो अहंकार, ऐसे याद रख लो। तो नायंकार वाला क्या है? नायक। कौन सी लैंड या भूमि मिली? अमरम, इसीलिए क्या हो गया? नायक तो था ही, अमर नायक। तो अयंगार व्यवस्था वाला नहीं है ये, नायंकार व्यवस्था वाला जो नायक या अमर नायक है, क्योंकि इससे क्या मिल रही है? अमरम नाम की लैंड मिल रही है। अब अमरम भूमि से प्राप्त एक भाग केंद्रीय खजाने में भेजना पड़ता था। ठीक है, राज्य ने आपको भूमि दे दी, अब उस भूमि से जो भी इनकम आपको हुई उसका एक हिस्सा आपको कहाँ भेजना है? सेंटर में भेजना है। तो सेंटर में भेजना होता था। और शांति बनाए रखने के लिए राजा द्वारा निर्धारित सेना रखनी होती थी। तो जितनी भी राजा बोलेगा कि इतनी सेना आपको उस एरिया के शांति बनाए रखने के लिए रखनी है, तो सेना रखनी होती थी। और नायंकार व्यवस्था तमिलनाडु में प्रचलित थी। इनका पद वंशानुगत नहीं था। अयंगार कैसे थे? वंशानुगत थे, और ना ही ये स्थानांतरित था। जबकि अयंगार में क्या हो रहा था कि हमें लगता है हम अपना पद सेल कर दें तो सेल कर सकते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया? ये कौन सा वाला? नायंकार वाला। तो नायंकार भी वंशानुगत हो गए। और नायक केंद्रीय सेवा में स्थानपति या सेनापति नामक 2 अधिकारी रखते थे। तो क्या रखते थे अपनी केंद्रीय सेवा में? स्थानपति या सेनापति नामक 2 अधिकारी रखते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो समझना अच्छे से। इस व्यवस्था, नायंकार व्यवस्था की तरह व्यवस्था कहाँ चलती है? एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था में भी क्या होता था? सल्तनत काल में राजा जो है इन्हें भूमि दे देता था, और भूमि रखने के बदले में इन्हें एक सेना रखनी होती थी इक्तेदारों को, और उसमें से जो पैसा बचता था वो फवाजिल के रूप में राजा को भेजा जाता था, सुल्तान को। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एक हिस्सा जो भी इन्हें आय हो रही है उसका एक हिस्सा ये केंद्र को भेज रहे हैं। और अच्छे से ध्यान रखना, नायंकार व्यवस्था में नायक हैं, और इन्हें कौन सी लैंड मिली? अमरम, इसीलिए ये क्या कहलाए? अमर नायक कहलाए। शुरू में ये जेनेटिक या आनुवांशिक नहीं थे, ना ही ये ट्रांसफर हो सकता था इनका पद, लेकिन बाद में इनका पद भी हेरिडिटरी या आनुवांशिक हो गया था। जबकि वो आनुवांशिक थे अयंगार वाले। अयंगार वाले 12 अधिकारी थे जो किसका नियंत्रण कर रहे थे? गांव में प्रशासन देखने का काम वो है वो कर रहे थे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इनका डिफरेंस थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अमरम कहाँ है? नायंगार व्यवस्था में। अयंकार में अमरम नहीं है, और इसीलिए अमरम है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? नायंकार वाले।
अमर नायक कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब प्रांतपति जो थे के पद पर ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी, जबकि ब्राह्मण नायक का उल्लेख नहीं मिलता है। स्थानीय स्वशासन में सभा व नाडु दो संस्थाएं थी। प्रत्येक गांव वार्डों, जैसे अभी भी होता है गांव में मोहल्ले होते हैं, वार्ड होते हैं, में विभाजित था। सभा के विचार विमर्श में गांव या क्षेत्र विशेष के प्रमुख लोग हिस्सा लेते थे। नाडु गांव की राजनीतिक इकाई थी जिसके सदस्य नटवर कहलाते थे। नाडु के सदस्य क्या थे? नटवर थे। अयंगार व्यवस्था के विकास के कारण ग्राम कैसे बने? स्वशासन की परंपरा जो है वो कमजोर हो गई थी। तो अयंगार व्यवस्था किसमें थी? गांव में थी। तो यहाँ से स्वशासन की जो परंपरा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अयंगार में कितने अधिकारी थे? 12। और ये कौन नियुक्त कर रहा था? राज्य नियुक्त कर रहा था। तो स्थानीय स्वशासन कमजोर हो जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आ रही है? तो अयंगार व्यवस्था में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये 12 सदस्य स्वतंत्र इकाई थी, संगठित किया गया, 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई और 12 ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट किए गए वही कंबाइंडली क्या कहला रहे हैं? अयंगार कहला रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, नियुक्ति राज्य कर रहा है और इन्हें वेतन के बदले में टैक्स फ्री लैंड मिल रही है। ये आनुवांशिक हैं, ये अपने पद को बेच सकते थे। नायंकार व्यवस्था में क्या हो रहा है? भू सामंतों का समूह है, सेवा के बदले में इन्हें भूमि अनुदान के रूप में मिली है। भूभाग अमरम कहलाता था, अमरम थे इसीलिए नायक या अमर नायक कहलाते थे। और अमरम भूमि से जो भी इन्हें कर प्राप्त होगा या जो भी बेनिफिट होगा उसका एक हिस्सा ये केंद्र को भेजते थे। अच्छे से ध्यान रखना है। और राजा कहते थे इनसे आप एक सेना रखिए। अच्छा देखिए, अयंगार में कहीं सेना वेना नहीं है। अब गांव में सेना क्या रखेंगे यार, ऐसे समझो ना, गांव के लिए ये तो एक प्रत्येक गांव के लिए। समझ में आ रही है ना? जबकि ये नायंकार वाले क्या करेंगे? सेना रखेंगे। और फिर तमिलनाडु में प्रचलित थी, ना तो ये वंशानुगत था, शुरू में हेरिडिटरी नहीं था, ना ये ट्रांसफरेबल था, लेकिन बाद में ये हेरिडिटरी या जेनेटिक या आनुवांशिक हो गया था। ठीक है, फिर ये केंद्रीय सेवा में क्या करते थे? स्थानपति और सेनापति अधिकारी रखते थे। गांव जो होता था, गांव को वार्डों या मोहल्लों में विभाजित किया जाता था। विचार विमर्श या गांव के क्षेत्र के प्रमुख लोग भाग लेते थे सभा में। एक राजनीतिक इकाई थी। इसके अलावा जो नाडु था उसके सदस्य नटवर कहलाते थे। और अयंगार व्यवस्था के कारण ही क्या हो गया कि स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो गई थी। ये थी पूरी आपकी कहानी किससे संबंधित? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। चलो जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा सा देखें कितना याद हो रहा है। एक दिन में विजयनगर कंप्लीट कर लिया हमने, और क्या इससे ज्यादा उपलब्धि क्या होगी? ठीक है, ये 3-4 क्लास लगती थी दिल्ली में भी जब हम पढ़ाते थे इसको कराने में। ठीक है, पीडीएफ का बस यही एक फायदा होता है, लिखवाओ तो थोड़ा समय लगता है, अब क्या कर सकते हैं, सिलेबस बहुत है तो करना तो पड़ेगा। चलो शुरू हो जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने की? हरिहर बुक्का ने। ठीक है, इनके गुरु का नाम? विद्यारण्य। ठीक है, किसके समकालीन थे हरिहर बुक्का? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, कौन कौन से वंश थे यहाँ? संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू। संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। संगम वंश कब से कब तक? 1336 से 1485 तक। शासक हरिहर बुक्का। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। चलो दूसरा वंश शालुब। संस्थापक शालुब नरसिंह। टेन्योर बताओ। 1485 से 1505 तक शालुब नरसिंह और इनका बेटा इम्माड़ी नरसिंह। ये तो इतने में ही खत्म हो जाते बेचारे। तीसरा वंश तुलुब। संस्थापक वीर नरसिंह। टेन्योर 1505 से 1570। ठीक है, शासक वीर नरसिंह। अंतिम शासक सदाशिव। क्रम बताओ सारे शासकों का इनके। वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय। अच्युत राय के बाद सदाशिव राय। और सदाशिव राय का मंत्री राम राय। राम राय के समय घटना तालीकोटा, बन्नी हट्टी, राक्षस तांगड़ी। कब? 1565 में। मुस्लिम राज्य कौन से थे?
अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा। वेरी गुड। क्या नहीं था? बरार नहीं था। बरार की कोई रार नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, हम्पी को तोड़ फोड़ कर देंगे ये। और अंतिम वंश अरविडु वंश। अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। तिरुमल के बाद वेंकट, वेंकट तृतीय, और फिर इसके बाद रंग तृतीय। ठीक है, ध्यान रखना, रंग तृतीय अंतिम शासक। वेंकट के समय क्या राजधानी, क्या चंद्रगिरी। चंद्रगिरी को राजधानी बना दिया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका किससे संबंधित? अरबिडू से। और इसके अलावा कृष्णदेव राय के बारे में बताइए जल्दी जल्दी। अब 1509 से 1529 तक का टेन्योर। एक बात, किससे थे? तुलुप वंश से संबंधित थे। विजय हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, इनके दरबार में अष्टदिग्गज, आंध्र भोज का टाइटल, नागलपुरा नगर की स्थापना, बुक आमुक्त माल्यद किसकी बुक से समानता दिखाती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। बहुत बढ़िया। राजा के कर्तव्य और राजा प्रजा संबंध, इसके बारे में बताया गया है। आंध्र भोज की उपाधि धारण की। आयंगार और नायंगार व्यवस्था और बता दो, बस अपना हो गया काम। आरंगार गांव की व्यवस्था थी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, 12 लोगों से मिलके बनता था। अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। हेरिडिटरी थे, टैक्स फ्री लैंड मिलती थी और ट्रांसफरेबल थी। ठीक है, और इसने क्या किया था? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर दिया था, स्थानीय स्वशासन को रिप्लेस कर दिया ना। हाँ, नायंकार व्यवस्था। ये क्या होते थे? फ्यूडिटरीज या सामंत हुआ करते थे, जिन्हें अनुदान के रूप में राज्य की सेवा के बदले भूमि मिलती थी। शुरू में ये आनुवांशिक नहीं होते थे, बाद में ये आनुवांशिक हो गए, और ये हस्तांतरणीय भी नहीं होते थे। इन्हें जो भूमि दी जाती थी अमरम कहलाती थी, इसीलिए ये क्या पद मिलता था? नायक या अमर नायक। नायंकार वाले नायक या अमर नायक है। और ये इसका एक हिस्सा इन्हें सेना रखनी होती थी, और एक हिस्सा ये कहाँ बेचते थे? बहुत बढ़िया। और नाडू के जो सदस्य थे वो क्या कहलाते थे? नटवर। ठीक है, बस इतना ही सा तो है, खत्म हो गया। लेकिन प्लीज पहले 24 घंटे में इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो ना नट रहेंगे ना बर रहेंगे। ठीक है। साम्राज्य था, साम्राज्य को किस में बांटा था? राज्य में। और राज्य क्या थे? मंडलम। मंडलम के बाद बलनाडु। बलनाडु मतलब जिला, और बलनाडु के बाद नाडु। नाडु मतलब परगना। फिर इसके नीचे मेलाग्राम, 50 गांव से मिलके बन रहा हो। मेलाग्राम के नीचे ग्राम, और ग्राम को ही कहा जाता था उर। बस ये एक फ्लोचार्ट बना देना, अगर प्रशासन आता है तो काम खत्म। बधाई हो, आपका विजयनगर कंप्लीट। कुछ पूछना है किसी को विजयनगर से? यात्री और बता दो बस, लास्ट 1 मिनट और। बोलो। देवराय फर्स्ट के समय निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी इटली किसके समय? देवराय फर्स्ट। देवराय सेकंड अब्दुल रज्जाक। बहुत बढ़िया। कृष्णदेव राय के समय कौन? डोमिंगो पायस और बारबोसा। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये लोग हैं जो एग्जाम में बहुत आए हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? कुछ पूछना है लाइव में? किसी को कुछ पूछना है बेटा इससे संबंधित? ये पीडीएफ में अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो कुछ भी लगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही सैटरडे को हम लोग एक और बढ़िया क्लास रखेंगे, उसमें एक टॉपिक और कंप्लीट करा देंगे। अब जैसे क्या बचता है? बैमनी। मैं आपको पीडीएफ में बैमनी भी भेजूंगा। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्य क्योंकि पढ़ते नहीं है हम लोग ज़्यादा एकदम से, बाकी इतिहास तो पढ़ने में आ ही जाता है। तो विजयनगर हो गया हमारा। अब बहमनी राज्य पहले आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा नेक्स्ट में, तो हम लोग बहमनी साम्राज्य को भी अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।